नमस्कार, मैं महावीर। कल हम लोगों ने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी, और उसका कुछ भाग बचा वो पढ़ेंगे पार्ट 2 के रूप में, भाग 2 के रूप में। ठीक है, कुछ भाग बचा वो पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। देखो, कल हम लोगों ने सत्ता की साझेदारी का एक पाठ पढ़ा था। ठीक है, ये चैप्टर अपना चल रहा है। इसमें सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था। साझेदारी क्या होती है, सत्ता क्या होती है, सत्ता के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कैसे संघर्ष किया लोगों ने। ठीक है, हमने पढ़ा था, 2 देशों की बात भी की थी, बेल्जियम की बात की थी, श्रीलंका की बात की थी। ठीक है, उन देशों में जो भाषाई लोग रह रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे थे, उन लोगों को भी देखा था। ठीक है, उनका जो संघर्ष था अपने भाषा को लेकर। ठीक है, अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी का अगला कुछ पार्ट बचा हुआ। ठीक है, उसमें क्या है कि हमने बेल्जियम में पढ़े थे फ्रेंच, डच और जर्मन, और श्रीलंका में पढ़े थे सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, भारतवासी तमिल और मुसलमान। तो पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में हमने सबसे पहले सिंहली समुदाय को पढ़ा था। किस समुदाय को? सिंहली भाषा के समुदाय को। ठीक है, उसके बाद श्रीलंकाई तमिल को पढ़ा था, श्रीलंका तमिल। ठीक है, साथ में भारतवासी तमिल भी है, भारतवासी तमिल भी है, साथ में मुसलमान भी है। यहाँ भी श्रीलंका में भी क्या है, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। ये 4 समुदाय जो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था, आप सबको पता है कि सिंहली समुदाय को, सिंहली समुदाय इसको तवज्जो दी गई थी जो 1956 में कानून बना था उसके अंदर, और शिक्षा और रोजगार में भी इसको तवज्जो दी गई। इनकी इसकी भाषा को राष्ट्र भाषा बनाया गया। तो इन लोगों के बीच में एक तनाव शुरू हो गया, और तनाव बढ़ता 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 गृह युद्ध की ओर चला गया था। यह आपको मैंने कल आप सबको बता दिया था। ठीक है, पहले पार्ट में। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या थी, इन लोगों की क्या मांग थी। इन मांगों को देखते हैं। तमिलों की क्या मांग थी? तमिलों की मांग क्या थी, आप बताओ? यही तो मांग थी जो सिंहली समुदाय को दी गई है सुविधाएं, जो व्यवस्था सिंहली भाषा के लोगों को दी गई है, वही हमें चाहिए। एक देश में रहकर समान रूप से रखा जाए, वही तो उनकी क्या थी, तमिल भाषा को राष्ट्र भाषा बनाओ। ये लोगों ने क्या कहा, जैसे सिंहली भाषा को राष्ट्र भाषा बनाया था वैसे ही तमिल भाषा को राष्ट्र भाषा बनाओ। ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्ता दी जाए। जिन क्षेत्रों में तमिलों की संख्या ज़्यादा है उन्हें स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिया जाए। ठीक है, यानी जो शिक्षा और रोजगार इनको दे रहे हो वही इनको दो। ठीक है, तो पहली क्या थी? तमिल भाषा को राष्ट्र भाषा, तमिल भाषा को राष्ट्र भाषा बनाओ। ठीक है, ये तो थी। और दूसरी, क्षेत्रीय स्वायत्ता दी जाए। ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्ता यानी जो जिन क्षेत्रों में तमिलों की संख्या ज्यादा है उन क्षेत्रों को स्वतंत्र किया जाए। ठीक है, और इनकी और भी मांगे थी, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर। समझते हो ना? समान अवसर कैसे? जो अवसर इन्हें दिया गया है सिंहली समुदाय को, सिंहली भाषा के लोगों को, वो ही सुविधा इन लोगों को चाहिए, वही इन लोगों को चाहिए। इनकी मांग ये थी। इन्हीं मांगों को लेकर बहुत लंबे टाइम तक इनके बीच तनाव बढ़ता रहा। ठीक है, अब बात करेंगे बेल्जियम की समझदारी की। ठीक है, बेल्जियम ने किस तरीके से उन लोगों के बीच जो तनाव बढ़ रहा था, ठीक है, जो लड़ाई और झगड़े चल रहे थे, उनको किस तरीके से सही किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे बेल्जियम की। देखो क्या, बेल्जियम
बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम की क्या समझदारी थी भाई? बेल्जियम ने ऐसा क्या काम किया जिससे इनको समझदारी दी गई, समझदार कहा गया। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ बेल्जियम ने क्या क्या किया। तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान के अंदर 4 बार संशोधन कर दिया। संशोधन क्यों किया? क्योंकि इनके बीच जो झगड़ा चल रहा था, अपने अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच, उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए जिस जिस तरीके से लोगों की समस्या थी, उन समस्या को सुना जा रहा था और उनका समाधान किया जा रहा था। और बार बार जैसे जैसे समस्या आ रही थी वैसे वैसे संविधान में संशोधन कर रहे थे। तो सबसे पहली बात ये देखो, 1970 से लेकर 1993 के बीच 4 बार संविधान संशोधन, 4 बार संविधान में क्या किया? संविधान में संशोधन कर दिया। क्यों किया? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्यों किया? क्योंकि इन लोगों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए क्या किया था कि जिस जिस तरीके से लोगों की शिकायतें आ रही थी वैसे वैसे सरकार संविधान में संशोधन कर रही थी। जैसी मांग उठा रहे थे वैसे वैसे इनके बीच तालमेल बिठाने के लिए, क्या करने के लिए? तालमेल बिठाने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, कैसे तालमेल बिठाया? ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो इनकी जो सरकार थी, केंद्र की सरकार थी बेल्जियम में, जो केंद्र की जो सरकार थी, वो सरकार क्या कर दिया? जो केंद्र की सरकार थी, एक नंबर देखो इनकी जो बेल्जियम मॉडल, सबसे पहले तो बेल्जियम मॉडल, इन लोगों ने क्या मॉडल अपनाया था? ठीक है, एक सभी को समान अवसर देने के लिए क्या मॉडल अपनाया था? मॉडल यही था, जो केंद्र सरकार में जो मंत्रियों की संख्या थी वो समान होगी। केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या क्या होगी? समान होगी। केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या समान होगी। किन के मंत्रियों की संख्या समान होगी? ये भी याद रखना। बेल्जियम ने अपनी जो मॉडल की शुरुआत की थी, इन लोगों के बीच तालमेल बिठा लिया था। वो कैसे तालमेल बिठा था? वो देखो, जो केंद्र की जो सरकार थी बेल्जियम की, उस सरकार में मंत्रियों की संख्या समान होगी। किन के मंत्रियों की? फ्रेंच और डच के मंत्रियों की। फ्रेंच और डच के मंत्रियों की स्वतंत्र राज्य सरकार। ठीक है, उन्हें क्या कर दिया? स्वतंत्र राज्य सरकार। बेल्जियम ने स्वतंत्र राज्य सरकार यानी स्वायत्तता दी गई। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों को। ठीक है, आगे देखो, इन लोगों ने एक और काम किया था। देखो, इनकी जो राजधानी की जो सरकार थी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स की जो सरकार थी, ब्रुसेल्स की सरकार समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार होगी। सरकार समान प्रतिनिधित्व वाली सरकार होगी। प्रतिनिधित्व वाली सरकार होगी। देखो कितना समझदारी से काम किया बेल्जियम ने। तो केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या समान होगी। जो भाषाओं के लोग अलग अलग लड़ रहे थे, समान अवसर के लिए तो लड़ रहे थे, एक देश में रहकर अलग अलग सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो इनको समान अवसर दिए केंद्र सरकार में, और जिन जिन क्षेत्रों में उनकी संख्या ज्यादा थी उनको स्वायत्तता दी गई, यानी स्वतंत्रता दी गई, राज्य की सरकार अलग होगी। ब्रुसेल्स की सरकार का समान प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राजधानी की जो सरकार थी उसमें भी समान प्रतिनिधित्व होगा। किसका? फ्रेंच और डच का। किसका होगा? फ्रेंच और डच का। समझ गए ना? फ्रेंच और डच का। अब ये 3 तो हो गए। अब इन लोगों के बीच एक सरकार और थी। क्या थी? एक और। वो कौन सी थी? सामुदायिक सरकार।
कौन सी थी? सामुदायिक सरकार। जितने भी समुदाय थे, जितने भी भाषाई लोग थे, वो इसके अंदर आए थे। और इसमें कौन कौन आए थे? तो पहले देखो, फ्रेंच, डच और जर्मन। कौन आए थे? फ्रेंच, डच और जर्मन। ठीक है, ये सामुदायिक सरकार है। इनका काम क्या था? कोई भी ऐसा निर्णय हो, कोई भी ऐसा कानून हो, कौन सा ऐसा कानून हो जो ये तीनों मिलकर ले सके। तो चाहे शिक्षा से हो, संस्कृति से हो, भाषा से संबंधी जो निर्णय होंगे वो ये तीनों मिलकर लेंगे। कौन कौन से? शिक्षा, संस्कृति और भाषा। ये तीन ऐसे निर्णय थे, ये सामुदायिक सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो थे। ठीक है, आगे देखो, आगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ये देखो आप, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? देखो, पूरा का पूरा लेसन हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये भी होना चाहिए जरूरी क्यों है। सबने पढ़ लिया कि अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग भाषाई लोग थे, अपने अपने हिस्से के लिए लोगों ने आंदोलन किया, जो भी संघर्ष किया, लेकिन किसके लिए किया? अपने देश के लिए किया। ठीक है, अपने देश के लिए किया। ठीक है, देखो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? बताओ क्यों जरूरी है? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ठीक है, समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए। किस लिए? समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए। देखो, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भाई? एक नंबर देखो, समाज में सौहार्द यानी भाईचारा और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्योंकि ये नहीं होगा, अगर साझेदारी नहीं होगी, तो आपने पहले उन देशों में देखा था, सत्ता जो क्या अलग अलग भाषा के लोग थे वो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ठीक है, फिर इन लोगों के बीच क्या हुआ? समान अवसर दिया गया, सत्ता में सभी को समान अवसर दिया गया, सभी की साझेदारी हुई। ठीक है, इसलिए ठीक है साझेदारी इसलिए आवश्यक है। पहला। दूसरा, सामाजिक समूह में टकराव को कम करने के लिए। ठीक है, तो सामाजिक जो समूह है, अलग अलग सामाजिक समूह में टकराव को कम करने के लिए ये भी जरूरी है। सामाजिक जो समूह है उन लोगों के बीच टकराव कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। ठीक है, लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये याद रखना। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये प्रश्न याद रखना। ठीक है, इसलिए जरूरी है सत्ता की साझेदारी, इसलिए जरूरी है। क्यों? समाज में भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, सामाजिक समूह में टकराव को कम करने के लिए। ठीक है, सामाजिक समूह में टकराव को कम करने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा को यानी लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। ठीक है, अब देखो एक और है, बहुसंख्यक को रोकने के लिए। बहुसंख्यक के अंत को रोकने के लिए इस चीज को समझना भाई। बहुसंख्यक के अंत को रोकना कैसे? आपने पहले ही इन दो देशों में पढ़ा था, जिन लोगों की सहेलियों की या फ्रेंचों की जो भी
जो बहुसंख्यक थे उन लोगों ने आतंक मचा दिया था, उन लोग तनाशाही रवैया अपना लिया था उन लोग कमजोर लोगों को, ठीक है। उस तरीके से यानी कि जो बहुसंख्यक होंगे ज़्यादा होंगे तो आपको बताइए आतंक तो होगा ही। उस तरीके से इस आतंक को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी होनी बहुत जरूरी है, सत्ता की साझेदारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर एक बात याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे, लोकतंत्र के अंदर हमें बराबर रखने के लिए महत्व दिया गया है कि इसकी पालना की जाए, ठीक है। तो दो कारण बताए गए हैं, किन दो कारणों से इसकी पालना हो सकती है, ठीक है। तो पहला कारण है युक्तिपरक, कौन सा, युक्तिपरक, और दूसरा है कौन सा, दूसरा कौन सा बताओ। पहला है युक्तिपरक, ठीक है। दूसरा है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो युक्तिपरक क्या होता है, समझदारी, क्या होता है, समझदारीपूर्ण, ठीक है। जो समझदारीपूर्ण काम लेता है उसे युक्तिपरक, ठीक है। जैसे बेल्जियम ने दिया था, समाज में टकराव को कम करने के लिए, ये ऐसा एक है, यही ऐसा एक वैसा ही है जैसे समाज में टकराव को कम हो। दूसरा लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, कैसे, लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, ठीक है। लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये दो काम होने भी जरूरी है, ठीक है। ये तो युक्तिपरक, ये जो कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, समझदारी से हो, ठीक है, समझदारी से, क्योंकि लोगों के बीच टकराव न हो, ठीक है। और एक लोकतंत्र मजबूत बना रहे, अक्षुण्ण यानी टूटने न देना, ठीक है, टूटने न देना, लोकतंत्र को टूटने न देना, ऐसी कोई सिचुएशन न आ जाए, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि भारत के संदर्भ में, सत्ता, ठीक है। अब तो दो देशों की बात की थी, किस तरह से भाषा लोगों के बीच टकराव देखे थे। अब भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, याद रखना, भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत के संदर्भ में भारत के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा या विभाजन, याद रखना, भारत के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन, ये बात याद रखना। वो कौन कौन से है भाई जिससे सत्ता का विभाजन हुआ है, सत्ता का विभाजन, तो मैं आपको बड़े बड़े रूप में दो बताऊंगा, ठीक है। दो है वो बताऊंगा, एक होता है क्षैतिज, कौन सा, क्षैतिज, ठीक है। और एक होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये क्या होता है, समानांतर, कैसे, ऐसे ही, ठीक है, समांतर, ये क्या होता है, समांतर, ठीक है। समांतर में कौन कौन से आएंगे, तो समांतर में कौन कौन से आएंगे, विधायिका, कौन कौन से आएंगे, विधायिका या व्यवस्थापिका, ये क्या भाई, ठीक है। फिर कार्यपालिका, ठीक है। और फिर न्यायपालिका, कौन सी, न्यायपालिका, ठीक है। अब देखो इनका अलग अलग काम है, देखो ये कानून बनाती है, ये काम क्या है, कानून बनाना, ठीक है। और
इनका काम क्या है? कानून लागू करना, कानून लागू करना। और इनका काम क्या है? निगरानी रखना। किन पर? इन दोनों पर। ठीक है, ठीक है, इनका कानून का ध्यान रखना, ध्यान रखना किसका? न्यायपालिका का। ठीक है, ये काम तो इनका हो गया। अब देखो विभिन्न अंगों के बीच तो बता दिया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इनका काम भी बता दिया। इसका काम है कानून बनाना, कानून लागू करना और ध्यान रखना। ठीक है, कानूनों का ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो अंगों के बीच तो बात हो गई। अब देखेंगे विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन, विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का विभाजन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्षैतिज और लंबवत दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो क्षैतिज तो बता दिया, और बता दूं मैं आपको लंबवत, लंबवत विभाजन ये क्या होता है? वो तो था समांतर ऐसे। ठीक है, ये लंबवत ऐसे। ठीक है, कौन सा है? लंबवत, इसे याद रखना। इसमें क्या होता है? बड़े बड़े रूप में दो सरकारें होती है। ठीक है, बड़े बड़े रूप में इसमें भी दो सरकारें होती है। उन दो सरकारों को आपको पता है वो सरकारें कौन कौन सी है। तो एक होती है केंद्र सरकार, कौन सी होती है? केंद्र सरकार। और दूसरी होती है राज्य सरकार, कौन सी होती है? राज्य सरकार। ठीक है, बड़े बड़े रूपों में दो सरकारें हैं। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। लेकिन एक बात और देखो, हमने सत्ता का बंटवारा किया है, आप सबको पता है, विकेंद्रीकरण किया है। इसका क्या क्या विकेंद्रीकरण किया है? अलग एक देश में केंद्र सरकार, देश में केंद्र सरकार होगी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार होगी, फिर उनमें स्थानीय सरकारें होगी। क्या है ना? तो इनमें एक और आती है इसके साथ एक और आएगी, वो है स्थानीय सरकार। कौन सी? स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। ठीक है, समझ गए ना? तो आगे देखो, ठीक है, अब आगे देखो। देखो ये सरकारें हैं, तो इन सरकारों के अच्छे से काम करने के लिए संविधान ने अलग अलग सूचियां दे दी। क्या दे दी? अलग अलग सूचियां दे दी। अच्छे से काम करने के लिए संविधान ने तीन अलग अलग सूचियां बना दी। वो तीन अलग अलग सूचियां कौन सी है? तो पहली है संघ सूची। ठीक है, पहली है संघ सूची। देखो इन सरकारों को अच्छे से काम करने के लिए अलग अलग शक्तियां दी गई है। वो शक्तियां किसके माध्यम से दी गई है? इन सूचियों के माध्यम से। ठीक है, पहली हो गई संघ सूची, तो दूसरी है राज्य सूची, और एक सूची और है, वो है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। याद रखना, भूलना नहीं है। बहुत अच्छे से करवाऊंगा, भूलोगे नहीं, माइंड में फिट कर दूंगा। ठीक है, याद रखना, बस ध्यान से देखना, भूलना नहीं है। जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ना, वो ध्यान से देखना, माइंड में फिट हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भूलने वाली है। शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ मैं, अच्छे शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, सभी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर क्या है, कैसे भूलोगे? भूलने वाला कोई सिस्टम नहीं है अपने यहाँ। ठीक है, हम देखो अलग अलग सूचियाँ बना दी केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन करने के लिए। ठीक है, इनकी शक्तियों का विभाजन, इनकी अलग है, इनकी अलग है। अब देखो ये सूची किसकी है, कैसे पता चलेगा ये किसकी है, ये किसकी है? ठीक है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? इस सूची पर कानून कौन बनाएगा?
तो इस सूची पर कानून बनाएगा केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। इस पर केंद्र बनाएगी तो पीछे कौन है, राज्य सरकार है, तो इस पर कौन बनाएगी, राज्य। याद रखना राज्य, राज्य याद रखना, तो राज्य सूची पर राज्य सरकार, कौन, राज्य सरकार। राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगी, राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दो तो आ गई। तो समवर्ती सूची है तीसरी, इस पर कौन बनाएगा, आप कहोगे सर सामुदायिक सरकार, नहीं नहीं कभी नहीं। आप कहोगे सर वो तीसरी सरकार और थी ना वो बना देगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इस पर कानून कौन बनाएगी, इस पर बनाएगी ये दोनों मिलकर, कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएगी, याद रखना, ठीक है। इस पर कौन बनाएगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएगी। अब देखो ये दोनों मिलकर कानून बनाएगी तो हमेशा ये, तो अपने को पता ही है, दो आदमी मिलकर किसी दो आदमी को भेजेंगे काम के लिए तो झगड़ा तो होगा ही। क्यों, वो कहेगा ऐसे है, वो कहेगा ऐसे है, ऐसा सही नहीं है, वो कहेगा ऐसा सही नहीं है, वो ये काम करो, ये कहे ये काम करो, ऐसे सही रहेगा। लेकिन दोनों के अगर बीच झगड़ा हो जाएगा तो कौन किसकी बात मानेंगे सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बात किसकी मानेंगे, तो बड़ा कौन है, तो बड़ा तो केंद्र है, तो सबसे ज्यादा किसकी मानी जाएगी, केंद्र की। किसकी मानी जाएगी, केंद्र की, ठीक है, किसकी मानी जाएगी, केंद्र, क्योंकि इसके पास शक्तियों का झुकाव है, सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास ही तो है, ठीक है। क्षैतिज और लंबवत देख ली। इसके बाद क्षैतिज और लंबवत के अलावा एक और सरकार, अब बोलोगे सर और भी कोई सरकार है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल, और वो सरकार मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। क्षैतिज और लंबवत विभाजन के बाद अब एक और सरकार देखो, कौन सी सरकार है, सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार। कौन सी सरकार, सामुदायिक सरकार। सर ये क्या होती है, बिल्कुल बताऊंगा ये क्या होती है, ठीक है। सामुदायिक सरकार कुछ ऐसे वर्ग जो हमेशा से पिछड़े वर्ग थे उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। ऐसे वर्ग जो हमेशा से पिछड़े थे, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, याद रखना, आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए यही इस सरकार का निर्माण किया गया। अब एक और है, अब एक और है लास्ट, वह दबाव समूह है। दबाव समूह, दबाव समूह क्या होता है, सरकारों पर किस तरह से दबाव डाला जा सकता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब सरकार कोई कानून लेके आ गई, सरकार कोई नियम बना के लेके आ गई, शायद हो सकता है वो अच्छा हो लेकिन लोगों के खिलाफ भी हो सकता है, हो लोगों को ऐतराजी हो, लोग उसको सही नहीं माने, वो लोग इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ क्या कर दे, दबाव डाल दे, आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू कर दे, वही दबाव समूह। और ये कौन करेगा, सरकार के जो विपक्ष में होगा ना वो सरकार पर दबाव डालेगा, विपक्ष में होगा वो पक्ष पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा सरकार पर। विपक्ष में कौन हो सकता है, विपक्ष की कोई भी राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है, छात्र संगठन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सामाजिक संगठन भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग समूह हो सकते हैं जो सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, ठीक है, उसी को दबाव समूह कहा जाता है, ठीक है। ये आपका लेसन कंप्लीट, और अच्छे से तैयारी करना।